नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। एक बार फिर मंदिर मस्जिद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अयोध्या मामले के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस कोर्ट पहुंच चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वे करने की बात की। इसके बाद से हिंदू मुस्लिम संगठन अपने अपने तरीके से इस पर खुशी और ऐतराज जता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील जफरयाब जिलानी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के सर्वेक्षण के फैसले को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कहते हुए इसे चुनौती देने की बात कह डाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मुकदमा साल 1991 में बने पूजा स्थल कानून के तहत आ रहा है। इसके मायने यह है कि देश की आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल जिस भी संप्रदाय का था वो उसी का रहेगा। यानी अगर कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहे और मस्जिद है तो उसमें कोई फेरबदल ना हो। ये कानून अलग अलग मजहब को मानने वालों की आस्था बनाए रखने और खासतौर पर उनके बीच की संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए बना था। इसे साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पारित किया था। वहीं पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को लेकर फैसले के बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। ASI से केवल धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है कि कानूनी जंग के साथ अब सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को अपने खर्च पर खुदाई करने का निर्देश दिया। खुदाई का काम 5 सदस्यीय एक कमेटी के नेतृत्व में होगा। ये आदेश उस याचिका को लेकर है जिसमें कहा गया है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। कोर्ट में चीनी यात्री वैनसांग एक किताब का भी जिक्र किया गया। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। 1991 में वाराणसी कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने वाले हरिहर पांडे ने बताया कि मस्जिद के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। दावा है कि विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुम्बद के नीचे प्राचीन मंदिर की दीवार है जिसे आज भी साफ तरीके से देखा जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से भरी हुई देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के फतवे के बाद आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने हिंदुओं के इन तथ्यों को सिरे से खारिज किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाराणसी के कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। अब सुनवाई के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बीते 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनका परिचय मैं आपसे कराऊं उससे पहले आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकील जफरयाब जिलानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जिलानी साहब, स्वागत है आपका। जिलानी साहब, सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि ज्ञानवापी विवाद पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर आखिर आपत्ति क्या है? देखिए, जो ये फैसला सिविल जज साहब ने दिया है ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। कानून ये है 1991 में पार्लियामेंट ने बनाया था कि किसी भी इबादतगाह प्लेस ऑफ वर्शिप को की वो हैसियत जो 15 अगस्त सन 47 को थी वो कायम रखी जाएगी। और किसी अदालत में अगर ये ऐसा कोई मुकदमा दायर किया जाता है कि जिसमें उसका 15 अगस्त 47 वाला स्टेटस चेंज करने की बात कही जाती तो वो मुकदमा चल नहीं सकता। अदालत को इख्तियार नहीं है कि वो इस मुकदमे की सुनवाई करे। ये कानून 1991 में पार्लियामेंट से पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी 10 पेज में तकरीबन तारीफ़ की है बाबरी मस्जिद के मुकदमे में। और यही प्ली पहले दिन से वहाँ उस मुकदमे में है बनारस में कि साहब ये मुकदमा आपकी अदालत में चल नहीं सकता। इस समय हाई कोर्ट में इसी मुकदमे में इसी पॉइंट पर बहस हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व है। अब उन जज साहब को क्या अख्तियार पहुंचता है कि वो इसके ख़िलाफ़ कोई आर्डर करें, तो इसलिए उनका आर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है और वो डिविजनल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ पर भी मुनासिब होगा सर। लेकिन उसको ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया जिलानी साहब। लेकिन ये भी बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिलहाल इस मामले की स्थिति असल में है क्या जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? ये जो रिट पिटीशन दायर हुई थी कमेटी की तरफ से भी और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी, उनकी सुनवाई हो चुकी है हाई कोर्ट में और अब जजमेंट रिजर्व है। तो अब जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। जिलानी साहब, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस विवाद से क्या ताल्लुकात है इस एक्ट का? सर, मेरे व्यूवर्स को ये भी समझाइए थोड़ा सा। सीधा ताल्लुक है कि उसी जब ये मुकदमा दायर हुआ तो यही उज्र लिया गया, आपत्ति ली गई वहाँ की कमेटी इंतज़ामिया की तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से जी कि चूँकि यहाँ पर 15 अगस्त सन 47 को नमाज हो रही थी मुसलमानों की, लिहाजा अब इसके चेंज करने के लिए अदालत में फैसला पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए खारिज किया जाए। ठीक है जिलानी साहब, ठीक है सर। क्या स्थल की पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की टीम को जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना जांच। जब कानून ये है कि 15 अगस्त सन 47 की पोजीशन को कायम रखा जाएगा, तो 15 अगस्त सन 47 की पोजीशन को तो आंखों से देखने वाले लोग मौजूद हैं, तो पुरातत्व क्या उसमें करेगा? ठीक है, इसके तो पीछे फिर ठीक है। तो ये भी बताइए, क्या ऐसे फैसले से दूसरे मंदिर मस्जिद विवाद के केस भी खुल सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं? ऐसी उम्मीद हो सकती है, ऐसी संभावना हम जाहिर कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस है, अगर उस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी एक मामले में भी सुनवाई की जाती है तो फिर दर्जनों मामलों में यही हो सकता है। ठीक है। जब पार्लियामेंट ने कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बहुत अच्छा कानून है, ठीक है, तो अब ये और नीचे की अदालतों को क्या अख्तियार है? ठीक है। तो फिर ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम पक्ष की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? इसके खिलाफ जो रिवीजन वगैरह दाखिल करना है वो इलाहाबाद के जो सीनियर वकील हमारे सैयद फरमान साहब हैं, उनसे कल मेरी बात हुई। वो उनके पास कमेटी वाले आज आने वाले थे, तो वो उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है सर। चाहे वो बनारस में दाखिल करना हो, ठीक है, या इलाहाबाद में दाखिल करना हो। ठीक है सर। आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए समय निकाला और चर्चा की, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है जिसका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरिहर पांडे साहब, याचिका करता है। मेरे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मेरे साथ मौलाना सकी खान राठौर जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ शशांक वाजपेयी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मौलाना साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पुरातात्विक जांच के आदेश को आप कैसे देखते हैं? मौलाना साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझको?
आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर अब आप बोलिए सर, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूं सर कि कोर्ट के आदेश आपको याद है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से? जी बोलिए बोलिए। हाँ, बाबरी मस्जिद का जब फैसला किया गया तब इतना कहा था कि ये फैसला आस्था की बुनियाद पर हो रहा है। जी खैर गवर्नमेंट की है वो जाने, लेकिन जहां तक तारीख का ताल्लुक है और मामलात है, औरंगजेब के दौर को इन सारे साहिबान को ये पढ़िए और इस मस्जिद के मामलात को सोचिए। ये तो यके बाद से हर एतबार से फैसला किया जा रहा है, लेकिन ये सही तौर पर दुरुस्त नहीं है। और कोर्ट अगर कोई मामला ऐसा देता है, कल एक शख्स ने ऐसे ही जो कह दिया उस पर उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगा तो दुरुस्त नहीं है ना। अब हिंदुस्तान की तारीख जी ने दावा करता नहीं, तमाम मसाजिद तरीके के मामला हुए थे, क्योंकि गरीब नवाज पर 800 साल दिन आया है, मतलब तो बहुत सारे ऐतराज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोर्ट को भी सोचना चाहिए मामले में, और तो लोग ये इस तरीके की हरकत करते हैं, वहां दरख्वास्त दायर करते हैं उनको। जी ठीक है, विनोद बंसल भी मेरे साथ हैं। विनोद जी, कोर्ट के इस फैसले से मंदिर को लेकर कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं? फैसले से ज्यादा मुझे आदेश कहना चाहिए वैसे। नहीं देखिए न, ये कोई ये आदेश का, उस कोर्ट के आदेश का तो सम्मान करने की हमारी पुरातन परंपरा रही है। हाँ। और अगर कोई इसका कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है उसकी मानसिकता को प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि भाई आखिरकार ये कौन लोग हैं जो कि भारत के ये बार बार जो है माननीय न्यायालय हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनके न्यायालय पर उनको प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार किसने दिया? वहाँ पर कोई मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो। उन्होंने यही कहा कि वो तथ्यों का अन्वेषण होना चाहिए, और तथ्यों का अन्वेषण के लिए हमें पता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है हमारी ये एएसआई जो है, जो तथ्यों का अन्वेषण करती है वो सटीक होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि एएसआई अगर जो कोई निष्पक्ष संस्था है, वो अगर तथ्यों का अन्वेषण करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, तो मुझे लगता है उस आदेश का तो सबको स्वागत ही करना चाहिए। उसका विरोध करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। लेकिन जिनकी प्रकृति और जो मानसिकता है हमेशा से विरोध करने की रही हो, चाहे संविधान का हो या अपने न्याय व्यवस्था का हो, तो उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात है कि देखिए ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि औरंगजेब क्या था, उसने क्या क्या किया। औरंगजेब ने भारत की धरती को लूटा, भारत की एकता को लूटा, धरती को लूटा, भारत की और स्वाभिमान को लूटा। और ये जो जिस तरह के स्वाभिमान को लूट करके उन्होंने जो अपने प्रतीक बनाने की कोशिश करी, उन प्रतीकों से न तो कोई मुस्लिम समुदाय को कोई उद्देश्य है, तो है उनको इस बारे में उसका जो साथ देना चाहिए। ये बात मंदिर मस्जिद की है ही नहीं। बात यह है देखिए राष्ट्रीय अस्मिता की है। राष्ट्रीय अस्मिता के प्रश्न पर सब लोगों को एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाला हो। हमारा ऐसा मानना है कि देखिए जो न्यायालय का निर्णय है, उस जो न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के जो प्रतिपालन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो निर्णय आया उसके बाद में उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन उठाने का काम तो ठीक है। राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राठौर साहब बोलिए। ये एक ही बात आके कहती जाती है, औरंगजेब ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। ये क्यों नहीं बयान करते शकुंतला के मामले? इब्राहिम को वक्त औरंगजेब ने रोड शकुंतला की वजह से संस्कार करवा दिया, एक लड़की को टार्चर कर रहा था, ये इन्होंने लिखा। औरंगजेब लेके जाता है, मुख्यमंत्री का कोई भी देख के जाता है, कोई याद नहीं, महल याद नहीं। भारत की में जो कुछ हुआ है, ये 7 साल हुकूमत लोग तो देखे गए ना, बिगाड़ी रहे, आपको बनाया। नोटबंदी करके क्या है, पब्लिक को लूट के सारे मामला तो बिगाड़, 1 रुपए का क्या वो बता दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौलवी साहब आऊंगा आपके पास। हरिहर पांडे भी हमारे साथ हैं, याचिका करता है। हरिहर जी, याचिका में क्या कुछ कहा गया, डिटेल में कॉन्वर्सेशन क्या हुई कोर्ट में, जरा बताइए सर, किस किस विषय पे चर्चा की गई? उपाध्याय जी देखें, ऐसा है जी, सन 1991 में मुकदमा मैंने दाखिल किया।
सन 1669 में हमारे मंदिर को तोड़कर औरंगजेब बादशाह ने मस्जिद बनवाया, जिसको लेकर सन 91 में मुकदमा मैंने दाखिल किया वाराणसी लोअर कोर्ट में। और उस मुकदमे की स्थिति यह रही कि मुस्लिम वर्ग के लोग लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति अपनाते रहे और परिणाम यह हुआ कि हमारा इतना समय व्यतीत। इन लोगों की, ये लोग जानते हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना हुआ है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो वह मंदिर टेम्परोरी है, मस्जिद टेम्परोरी है, मंदिर अस्थाई है। और उसके बावजूद भी क्या ऐसा अकल अपनाया जाए कि मामला तो लटकाने की प्रक्रिया इन लोगों की है और कोई बात नहीं है। मंदिर तो रहेगा ही, मस्जिद नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि कानून अपना काम करेगा। तो कानून, हम तो कानून में विश्वास करते हैं, ये तो फतवा में विश्वास करते हैं, ये फतवा के आधार पर चलते हैं, हम कानून के आधार पर चलते हैं। कानून का तो पालन हम करेंगे ही करेंगे। आज न्यायालय ने हमको जो अधिकार दिया है एसआईटी जांच कराने के लिए, पुरातत्व विभाग द्वारा जांच हो, क्यों दर्द हो है? सच्चाई को सामने लाने में इनको क्या परेशानी हो रही है? ये क्यों परेशान है? एसआईटी जांच करके कब्जा तो दिलवा नहीं देगा, वह तो स्पष्ट करेगा ना कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना हुआ है। और इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये व्याकुल हो गए हैं, इसे लगता है कि इनकी निधि दी जाती है, न तो उस पर कब्जा हो रहा है, न उस पर कोई बात हो रहा है। एसआईटी अपना जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, न्यायालय को अपना रिपोर्ट, और उसके बाद न्यायालय फैसला करेगा के आधार पर कार्रवाई होगी। ठीक है, और ठीक ये है। लोग प्रचार शुरू कर दिए हैं। जिलानी साहब अलग की तरह लाभ कर रहे हैं, तो बड़े इतना बैठे हुए अलग अलाप कर रहे हैं, लेकिन मैं अलाप नहीं करूंगा। हम तो कानून का पर विश्वास करते हैं, कानून न्याय करेगा, कानून के तहत हमारा मंदिर निर्माण होगा, मस्जिद, हम कानून में विश्वास करते हैं। ठीक है, विनोद बंसल भी मेरे साथ है। तो विनोद जी, एएसआई इस मामले में अपने पैसे से खुदाई करेगा, 5 सदस्यीय टीम भी बनेगी और 5 सदस्य में 2 अल्पसंख्यक लोगों को भी रखा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था के बावजूद भी इस तरह का ऐतराज जो असदुद्दीन ओवैसी जाहिर कर रहे हैं, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वाकई जानबूझ के गतिरोध पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो लोग हैं क्योंकि बार बार संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं और जो संविधान का जो है संकल्प लेकर के सांसद बनते हैं और सांसद बनकर संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। और आप देखिए कि है तो एडवोकेट और लेकिन उस न्यायालय को नहीं मानते जो उनको निर्णय देता है, और है तो विधायक सांसद लेकिन संसद के बनाए हुए निर्णय पर अडिग नहीं रहते। संसद का कानून ही तो है भाई। आप मुझे बताइए, जो लोग 1947 की बात कर रहे हैं, क्या ये कहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है या जो अपना जो बाकी जो वक्फ बोर्ड हैं, उन वक्फ बोर्ड को 1947 के बाद जो भी जमीन अलॉट की थी वो सबको वैकेट कर देंगे? अगर स्टेटस को बनाना है तो बताइए ना। 1947 में जिसके पास जो जमीन थी, जिस धर्मस्थल के पास, उसके पास रहेगी। लेकिन नहीं, ये अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से करते हैं काम को। कहीं भी अपना हरी चादर डाली और इनका इनके बाप का, ये सिचुएशन ये वक्फ बोर्ड होना चाहिए पूरे देश भर के अंदर। और कहीं भी एक मजार गाड़ दी, पता लगा वो तो पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर 123 ऐसी प्राइम लैंड की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें उपराष्ट्रपति भवन का एक स्थान भी है, जिसको वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारा है। और अभी उपराष्ट्रपति भवन भी आपका हो गया, और अब दिल्ली की प्राइम लैंड की जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा कर रखा है। और दुहाई देते हैं, अगर छोटे से मंदिर की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो उस पर कहते हैं कि लो जी, ये तो 1947 का कानून लागू होना चाहिए। और मुझे बताइए कि 1947 को अप्लाई करना है तो करो ना, कौन मना करता है? आप बैकआउट करिए सारी लैंड को। और दूसरी बात ये कि देखिए, जहां तक ये बात कह रहे हैं, कभी ये 1991 में जो कानून बना था, अरे कानून बना था तो उस समय आपका भी तो संकल्प था। 91 के कानून से पहले क्या सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वो एक रिटन डॉक्यूमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट पर नहीं किया था क्या? उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो है स्थान जो है हिंदुओं का है और मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था ये ढांचा, तो हम संपूर्ण भूमि इनको दे देंगे, हिंदुओं को दे देंगे।
तो वो उस पर फिर ये क्यों नहीं अड़े रहते? आप मुझे बताइएगा, अगर उसी समय ये कह दिया होता, ये कहते हैं कि अभी जो मंदिर की बात आ रही है, अभी कल को काशी लेंगे, मथुरा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, मैं कहता हूँ उसी समय बोल देते ना भाई साहब कि हम सब कुछ अभी हम ये देना चाहते हैं, बाकी चीजों को बंद कर दीजिए आप। लेकिन नहीं करा, ये नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मानसिकता है वो तो औरंगजेब। तो विनोद जी आपके लिए द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मायने नहीं रखता, इसे मैं ऐसे समझू क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं घनश्याम जी, दैट इज ऑलरेडी अंडर लिटिगेशन, मानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस दे रखा है और वो संबंधित पार्टियां उस पर बहस करेंगी। तो वो लेकिन जो कानून है वो ऑलरेडी इस मामले में डिस्कस हुआ है। ठीक है, माननीय न्यायालय ने इस बात को भी टेकन केयर किया है और ये कहा है कि देखिए अभी कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस अप्लाई नहीं होता, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने में किसी को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका है। तो वो जो है ये स्पष्ट तौर पर इनकी मानसिकता झलकती है। हमने तो नहीं कहा हमारी कोई विक्ट्री है, हम कोई दूषित पर्सन ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया इस मामले पर। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो माननीय न्यायालय जो है ना सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, सच्चाई को भी रोकने का प्रयास ये बार बार कर रहे हैं, ये बड़ी ताजुब की बात है। ठीक है, तो अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उससे ऐतराज क्यों है? ठीक है, ठीक है, एक लास्ट बात और मैं कहूंगा आपको जी। देखिए, ये दुनिया का पहला देश है, एकमात्र देश है जहाँ का बहुसंख्यक समुदाय तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का शिकार हुआ है और पहले से सदियों से शिकार होता रहा है, आज भी हो रहा है। नहीं, आप ऐसा करके प्रोवोक करने का काम करते हैं क्या विनोद जी? ऐसा क्या है कि लोगों को प्रोवोक करते हैं क्या आप? नहीं, प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं तो ये सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। मुझे बताइए घनश्याम जी, मेरी बात को कोई झुठला सकता है क्या? हमने, आप देखिए, आज से 10 साल पहले दिल्ली भारत के अल्पसंख्यक आयोग को एक पत्र दिया था। हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन मिला था, बाकायदा मैं भी था उस डेलीगेशन में। 40 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिया था अल्पसंख्यक आयोग को कि भाई आपके तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय जो है भारत के ये बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट है जी, ये एपिसोड्स हैं, कृपया इस पर कार्रवाई करो। घनश्याम जी, आपको ताज्जुब होगा, वो जो आयोग का जो चेयरमैन था उसने पूरे आयोग को बिठाया हुआ था और हमारी बात को बड़ा गंभीरता से सुना, डॉक्यूमेंट को देखा और कहा कि वास्तव में बात तो आपकी गंभीर है, लेकिन मजबूरी हमारी है कि इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अल्पसंख्यक आयोग हैं। ठीक है, हम बहुसंख्यकों को चिंता कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ मौलाना सखी खान राठौर साहब भी हैं। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लगातार बोलिए। मैं ये कह रहा था, आप विनोद साहब के मामला को सुन रहे थे। हजरात को असल में बड़ी तीखी बोली बोलना आती है जबान में, हालांकि हम भी तलखी रखते हैं, लेकिन हमारी आदत है क्योंकि हमें मजहब ने अमन भी सिखाया है और अखलाक व मोहब्बत भी हम उसके एतबार से बात करते हैं। वो जो मोहतरम ये कह रहे थे कि मैंने 92 में ये अर्जी दायर इसकी जांच कराने के लिए कहा है, कम से कम उनको ये कहिए कि वो तारीख पढ़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख इन लोगों ने नहीं पढ़ी है। इसका एक्चुअल मामला जो है वो शकुंतला से जुड़ा हुआ और शकुंतला को न विनोद बंसल जी ने देखा, न ये जो बैठे हैं जो मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं इन्होंने देखा। शकुंतला के मामला और जब ज्ञानवापी मस्जिद बनी है ये उसी दौरान बनाई। यहाँ तो मंदिर का कोई तस्वुर भी नहीं था, या वक्त इसका नहीं था कि आज ये कहा जाए कि। और फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि हम संविधान को, कोर्ट को, न्यायालय को फॉलो करते। अगर ये न्यायालय को फॉलो करते हैं तो ये इस एतबार की बोली बोलना भी नहीं सीखते, बल्कि बहुत एहतियात से बोलते। आप जितने भी ये साहिबान बैठते हैं, मैं वेरी सॉरी, मैं ऐसे लफ्ज नहीं कहूंगा जो किसी के दिल पर तलखी हो। मैं सीधी बात ये कहूंगा कि ये लोग अखलाकमंद नहीं, बेअखलाकी से काम लेते हैं। झगड़ा कराना, नौजवानों को भड़काना। अच्छा, ठीक है सर, ये बातें तो आपकी समझ में आ गई सर। ज्ञानवापी मस्जिद में बताइए सर, आखिर वो दिक्कत क्यों है, वो तकलीफ क्यों है जब एएसआई खुदाई करे, साक्ष्य सामने निकाले? आप खुद ही कह रहे हैं ना, एएसआई अगर साक्ष्य निकाल लेगी, हकीकत सामने आ जाएगी, तो फिर डर क्यों है सर? देखिए, हमें डर कोई नहीं, डर के मामलात भी नहीं। बाबरी मस्जिद को खोदने के बाद ये दिखा दिया जी वहां मूर्तियां निकली। सरकार भाजपा की है, विनोद बंसल जी के सारे जितने भी साथी उती हैं सब मिलकर चला रहे हैं। आरएसएस तो चला रही है सरकार को, सारे मामला तो इनके हैं। अब ये जो चाहें, जिस तरह चाहें, ये मनगढ़ंत फैसला कर रहे हैं, तो कर सकता है कि आपको एएसआई पे यकीन नहीं है?
तो देखिए एएसआई का जहां तक मसला है, एएसआई ने तो पहले भी किया ना, बाबरी मस्जिद का भी कोई एएसआई नहीं किया। उससे पहले का यकीन 500 साल पहले किसी को नहीं था, आज एएसआई पे खाएगा। तो बाबरी मस्जिद वाले मामले पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे? बिल्कुल 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 वो फैसला सही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं सर, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं था? पहले शब्दों का जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ शब्द सुनिए आप मेरे, मुझे समझाते भी चलिए सर अपने शब्दों को। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कोर्ट का जुमला है मोहतरम। ये कोर्ट ने कहा है कि जो फैसला बाबरी मस्जिद का किया गया है वो कवानीन की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर किया जा रहा है। अंतिम फैसले तक मैं बजाते खुद एक न्यूज चैनल पर बैठा था, कोई ऐसा शब्द नहीं था जो ये कहा गया हो यहाँ ये सारी चीजें मुसल्लम तौर पे सबूत हुई है तो उसके बाद ये बनाया जा रहा है। आस्था की बुनियाद पर इस फैसले को दिया गया है, तो आस्था की बुनियाद पर कुछ भी किया जा सकता है भाई। कल इस मस्जिद के मामले को भी कहेंगे, कल ताजमहल को भी कहेंगे, कल सारा मसला ये है। और ये इन्होंने बाबरी मस्जिद का जो मामला चला। ठीक है विनोद जी आ रहा हूँ, विनोद जी आऊंगा। विनोद जी एक एक करके सर, एक एक करके फिर बात समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है राठौर साहब बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आए दिन काम है। देखिए इस वक्त जो स्थिति है आप और हम देख सारा ये कहां तक नौजवानों को भड़का के ये भारत की स्थिति ये लोग बिगाड़ रहे हैं। चाहिए कि अभी ऐसी कोई कमिट न की जाए जो किसी के मजहब पर अटैक करते। हमारा मजहब भी नहीं सिखाता कि हम किसी के मजहब को बुरा कहें। आप ये तकलीफ करते थे, नारे लगा देते हैं, लेकिन अब आप खुद मैं किसी को के दरमियान इंटरफेयर या आप चैनल में किसी ऐसे आदमी का ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लाना चाहता हूं कि आप का मामला बने, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि भारत के अंदर से बहुत सारी आवाजें हैं, ऐसा नहीं है जो आज पैगंबर इस्लाम उठाते हैं। तो ये एक भड़काऊ भाषण है ना। ठीक है, लोगों को क्यों नहीं आखिर दहशत नरसिंहानंद जैसे लोगों को क्यों दहशतगर्द नहीं कहा जाता? ठीक है, अब मुसलमान ठीक है कर लेगा ठीक है तो सर, कहलाएगा। ठीक है सर, मुसलमान के अलावा ये सारे दहशतगर्दी करते रहेंगे। ये ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मामला शशांक वाचो भी मेरे साथ जुड़ रहे। शशांक मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी बोलिए, फिर मैं शशांक के पास जा रहा हूँ। घंटा जी आपको इनकी मौलाना साहब की बात में कोई समझ में आया कि क्या कहना चाहते थे? मेरे को तो समझ में नहीं पड़ा, सिवाय हिंदू समाज को या मुझे गाली देने के अलावा एक तरह से इनका मतलब इन्होंने एक बात मेरी नहीं कही कि ऐसा कोई शब्द मैंने कौन सा बोला जो इनको चुभ गया, जो मैंने गलत बोला या गैर तहजीब। अब चलिए सर 1 to 1 मत करिए सर, आगे बढ़िए सर, 1 to 1 मत करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ अरे उनकी तो बात समझो। मौलाना साहब विनोद जी जब आपके बीच में बोल रहे थे मैं उन्होंने रोक दिया था ना सर, वो रुक भी गए थे। अब उनके बीच में मत बोलिए सर, एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। विनोद जी ये मैं कहता हूँ मौलाना साहब ने जो नरसिंहानंद सरस्वती जी की तो बात करी इन्होंने, लेकिन ओखला को माननीय विधायक की बात नहीं करी जो सीधा सीधा उनका जवान काटने की और गला काटने की बात करता है। ये अपने समुदाय के बारे में नहीं बोलते। ज्ञानवापी सर, ज्ञानवापी पे बात करिए विनोद जी, मुद्दे से मत भटकिए। हाँ नहीं वो ठीक है, उन्होंने जब बात कही इसलिए मैंने कहा मैं विषयांतर कभी नहीं करता। मैं कह रहा हूँ देखिए जहाँ तक मुद्दे का सवाल है तो मुद्दे पर जो है ना जी इन्वेस्टिगेशन से वही बात है जिनको के अपने आप को अंदर चोर नजर आता है। भाई देखिए मान लो पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप मना करोगे क्या? अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर है, तो मेरे घर में कोई भी घुस जाए देख लो भैया कहाँ पर है, कोई अगर हथियार छुपा रखा है तो आपको पकड़ में आ जाएगा, तो पैसे छुपा रखा है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। जब मेरे घर में कुछ है ही नहीं तो मुझे डर क्यों आता है? डरते तो वो लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं डर है, खोट है, पाप है। जहाँ तक बीजेपी की सवाल है, इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, ये ऐसा कर रहे हैं। अभी क्या कोर्ट भी बीजेपी का है क्या? आप ये कहना चाहते हो क्या? बोलो ना, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा भी। क्या आरएसएस की सरकार वो कोर्ट है क्या? क्या बीएसपी का कोर्ट है क्या? अरे भाई ये कोर्ट जब निर्णय आपके फेवर में देता है तो आप बल्ले बल्ले, जो आपके अगेंस्ट में देता है तो फिर वो कहते हैं कोई जो जैसे राजनीतिक दल कहते हैं कि ईवीएम दोषी है या इलेक्शन कमीशन दोषी है, वैसे ही इनकी स्थिति है। जब 3 तलाक की बात आती है तब ये चुप रह जाते हैं, तब उसका भी विरोध करते हैं ये लोग। और जब 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 उसके सावन वाला केस होता है तब ये बिल आते हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट इनको ठीक नहीं लगता। अरे भाई उस समय कौन सा आरएसएस था भाई? बीएसपी ने थोड़ी विरोध किया था उसका। मुझे बताइए आखिरकार ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो, उच्च न्यायालय का निर्णय हो, ठीक है सर ठीक है। तो सर इस फैसले को कानून की लिहाज से भी समझते हैं। शशांक वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। शशांक असल में
ये जो फैसला है या आदेश है, इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है, ये हाईकोर्ट में टिक पाएगा क्या? आपका अनुभव क्या कहता है शशांक जी? घनश्याम जी, कुछ बातों को बड़े साफ शब्दों में मैं कहना चाहूंगा। इस ऑर्डर को मैंने एक एक शब्द इसका बड़ी गहनता से पढ़ने का मैंने प्रयास किया है जी। अगर आप पेज नंबर 10 पे पैरा नंबर 12 पैरा में ये ऑर्डर लिखा गया है और 19 पैराओं में उसके बाद उस ऑर्डर के बारे में बताया गया है जी। 12 पैरा में पूरे तथ्य हैं। 12वें पैरा में साफ साफ लिखा गया है कि एएसआई की टीम बनेगी, वह वहां पे जो भी कार्य करने हैं वो कार्य करेगी और दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए वो पूर्ण रूप से देखेगी कि भाई ये मुस्लिम के लिए था या हिंदुओं के लिए था। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी उसमें साफ साफ ऑर्डर 19 पैराग्राफ में उसको साफ साफ बताया गया है। अगली तारीख मुकदमे की वो भी उसमें मेंशन की है कि 31/5/2021 को इस मुकदमे को दोबारा हमें बताया जाए, बिना अनड्यू फेवर के इसमें रिपोर्ट दी जाए। अब हाईकोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है केवल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है कोर्ट में, जिसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का किसी पार्टी को कोई अहित या इसकी बात नहीं की गई है। यह कहा गया है मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। एएसआई की एक एक्सपर्ट टीम जिसमें 2 अल्पसंख्यक रहेंगे, ठीक है। अब हाईकोर्ट की बात है तो एविडेंस के रूप में हाईकोर्ट उसमें भी क्या करेगा, या हाईकोर्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा, बिल्कुल मजबूत निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है और इसमें कहीं भी कोई चैलेंज करने की बात आती है, जिसको पक्षकार हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करना उनका अधिकार है और न्यायमूर्ति ये निर्णय लेंगे कि हम इसमें क्या निर्णय दें ये हम आपको नहीं बता सकते, परंतु निर्णय सिर्फ एविडेंस के लिए है। इससे ज्यादा इस तथ्य में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है इसके साथ। और एक बहुत साफ प्रक्रिया के तहत बिल्कुल बात बताई गई है। 19 पैराग्राफ में सब कुछ बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। लेकिन शशांक, कोई ऐसा मसला जो हाईकोर्ट पे ऑलरेडी पेंडिंग हो उस पे सिविल कोर्ट इस तरह का आदेश दे सकता है क्या? इसको जरा समझाइए। इसको भी बड़ा साफ शब्दों में, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 6 महीने से ज्यादा अगर किसी बैंक स्टे चल रहा है मुकदमे में, वो स्टे नहीं एक्सटेंड किया गया है तो उसको ऑटोमेटिक स्टे वेकेटेड माना जाएगा। इसी को आधार बनाते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री तिवारी, आशुतोष तिवारी जी ने इस ऑर्डर को पास किया है। ये ऑर्डर भी नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 266 एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज किया गया है। 200 बार इस मैटर में हियरिंग हुई है। सिर्फ एविडेंस के ऊपर मामला है कि भाई मंदिर था या मस्जिद था, एविडेंस हो जाने दीजिए, एविडेंस में कोई डर नहीं है। आपके दो पक्षकार उसमें रहेंगे, कोर्ट में रिपोर्ट आएगी, उसमें कोई मतलब मुझे लगता है पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद कि ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूरी एक एक चीज को समस्त पैमानों पर नापा गया है और उसके बाद ये बहुत डिटेल्ड ऑर्डर, बहुत निष्पक्ष ऑर्डर पास किया गया है। ताकि क्या इंटरप्रिटेशन होगा। अच्छा शशांक, आपने डिटेल में ये ऑर्डर पढ़ा है तो कहीं से दूर दूर तक भी इस तरह का आभास हो रहा है कि किसी एक पक्ष के साथ ज्यादती हो गई है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने तो आपको उस पैरा का एक एक शब्द बता दिया जैसे कि हनुमान चालीसा बताता है। हाँ। कहना चाहिए, ठीक है, कि एक एक शब्द बता दिया कि आप पेज नंबर 10 के 12वें पैरा में पढ़ लीजिए। आप कहेंगे तो इंग्लिश में मैं पढ़ के ही बता दूंगा। उसमें साफ लिखा है कि एएसआई में गो ऑन हेल्प विद ओनली टू द प्लेंटिफ बट ऑल्सो द डिपेंडेंट। प्लेंटिफ की भी मतलब वादी का भी पक्ष सुनेगी, दूसरे पक्ष का भी पक्ष सुनेगी और दोनों लोगों की सहायता से इसमें जीपीआर टेक्नोलॉजी का यूज करेगी और टेक्नोलॉजी से सिलाई करेगी। टाइमिंग निर्धारित कर दी है, कोई भी पक्षकार बाहर जाके बीच नहीं देगा, बिल्कुल इसको साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। उसके बाद किसी भी साइट को कुछ भी खराब नहीं करेगा, कोई डैमेज नहीं करेगा। इससे साफ और क्या चाहते हैं आप, दोनों पक्षों को जो भी कुछ आएगा एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। एएसआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, भारत सरकार की इंडिपेंडेंट बॉडी, उसको निर्णय लेगी, तथ्यों के आधार पर होगा, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी है। ठीक है। हमारे साथ हरिहर पांडे भी हैं। पांडे जी, जब फास्ट ट्रैक में ये सब कुछ बात चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तब कोई ऐसा जिक्र हुआ हो, कोई ऐसा सबूत दिया गया हो जिससे ये पता चल सके कि वहां पे मंदिर था? कोई ऐसी चर्चा हुई क्या सर? जी, स्कंद पुराण का सबूत दिया गया है और स्कंद पुराण का आज भी मेरे पास। स्कंद पुराण में बाकायदे वर्णित है कि ज्ञान बापो महातीर्थ, ज्ञान बापी जो है, स्कंद पुराण आज का नहीं लिखा हुआ है, इनका पुराण 1400 साल पहले का है। हमारा स्कंद पुराण जो है वह कई 100,000 वर्ष पहले का है। तो ऐसी दशा में हमारा जो पुराण है, हमारा स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, हमारे जो पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है, हम उस रिकॉर्ड के अनुसार, और आज भी साचे को आज कहाँ,
कोई भी देख ले कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। हम कहते हैं 10 मुसलमान भाई आ जाएं और 10 हम लोग चलें, वो कुरान का कसम खा जाएं और हम गीता का कसम खाने के लिए तैयार हैं, वो कह दे कि इस मंदिर पर मस्जिद नहीं बना है। नहीं, अगर ऐसा हो पाता फिर तो बात कोर्ट तक ही नहीं जाती ना, बात तो इससे आगे निकल गई है। आप लोगों की आपसी सहमति से बात आगे तो निकली तभी तो कोर्ट तक पहुंची है। ये आदर्श बातें तो छोड़ दीजिए। उपाध्याय जी, हमें कानून पर विश्वास है, कानून का विश्वास है, हमें भारत के संविधान का विश्वास है। इनको न कानून पर विश्वास है न संविधान पर विश्वास है। ये लाठी के बल पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अब वो संभव नहीं है। ये जैसे कह रहे थे कि लाठी के बल पर भैंस हाकी जा रही है, हम तो सन 1991 में मुकदमा दाखिल किए थे जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के थे। हम उस वक्त जिस वक्त इन लोगों की लाठी की बहस चल रही थी उस वक्त में मुकदमा दाखिल किया था। और आज मुकदमे का फैसला कुछ भी नहीं हुआ है। केवल पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की बात पर ये लोग पागल हो गए हैं। नहीं समझ में बात आती है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग इसी तरह से अपनी दलील पेश करते हैं ताकि मामला लटके और मामला अटका रहे। और कोई बात नहीं है, हम कोई कब्जा नहीं लेने जा रहे हैं। हम तो सीए की जांच के लिए पुरातत्व की जांच की मांग हम कर रहे हैं और उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। तो मैं क्या कर लिया इनका मस्जिद तो ढहा नहीं दिया, इनका मस्जिद तो गिरा नहीं दिया, इनका मस्जिद तो मैंने लूट नहीं लिया। इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब, किसी भी स्थल के होने या ना होने के लिए साक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एविडेंस कितने जरूरी है सर? देखिए वो ऑलरेडी जरूरी है। ये असल में पेट में इनकी दर्द हो रहा है। नहीं, पहले मुझे बताइए सर, साक्ष्य जरूरी है कि नहीं है? देखिए उसकी बिलाशुबा जरूरत है। दूसरी बात यह, मैंने जो कहा सफाई के साथ ही कहा कि पहले ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख ये लोग ये पढ़े नहीं हैं। बिल्कुल बेपढ़े लिखे लोग बैठ गए, ना वो तारीख देखी, ना वो किताब पढ़ी, ना औरंगजेब का दौर पढ़ा। तो ये कोर्ट में समझा दीजिएगा, ये कोर्ट में समझा दीजिएगा। ये नहीं समझेंगे जो डिबेट पर आपने बिठाए हुए ना। नहीं, तो ये बातें आप कोर्ट में समझा दीजिएगा ना, तो फिर परेशान होने की तो वजह ही नहीं है। जब इतने मुतमईन आप हैं, इतने इत्मीनान में आप हैं कि ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये बात तो कोर्ट भी कंसिडर करेगा। मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलाशुबा मुतमईन हैं। ज्ञानवापी वालों को कायनात विनोद जी ये सुनिए, कायनात की जमीन का कोई भी चप्पा जहां तस्वीर मौजूद ना हो हम नमाज पढ़ते हैं। हमें इसके लिए कोई मानत नहीं है। सारी जमीन खुदा की है, आप की इबादत कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। ये तो इनको चिंता होनी चाहिए जो जनावली साल में एक बार मंदिर जाते हैं मुंह छुपा के। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त रोजाना मसाजिद जाते हैं, हमारा तो काम ही है इबादत करना। ये तो आज भड़काऊ भाषण 4-10 ये तो पूरा भारत इनका है, सारी जमीन इनकी है। एक दूसरे को लड़ाने की तेजा करते हैं ये चंद लोग हुए हैं। और आंधी है हिंदुस्तान जो पढ़ा लिखा तक है, तरीन के मालिकान है, सतही तौर पर भी कोई बात नहीं करते कि मस्जिद है, मंदिर है। ये तो आप इन्हीं 4-10 दाने के होंगे, 4-10 होंगे, 2-4 जनाब लगा लेंगे तब काम करवाते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही। काम है कि लोगों को बनाए बिगाड़े, पब्लिक में फूट डाले, हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़े, भारत पर। सर आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर आप चाहते हैं किसी भी स्थल को जानने के लिए साक्ष्य जरूरी है तो एएसआई खुदाई के जरिए एविडेंस ही तो इकट्ठा करना चाहता है सर। किसी तरह का फैसला नहीं दिया गया है। क्यों खोदेगी मस्जिद, क्यों खोदेगी? तो साक्ष्य नहीं चाहिए आपको साक्ष्य नहीं चाहिए, आपको एविडेंस नहीं चाहिए। नहीं, आपके कहने पे कोई क्यों मान ले, ये भी बताइए ना मौलाना साहब। तो आपके कहने पे कोई क्यों मान ले, आपके कहने भर से कोई क्यों मान ले? संविधान में ये लिखा है क्या जमहूरियत नहीं है इंडिया में? जब जमहूरियत है तो जमहूरियत में रह के मुझको मेरी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, विनोद बंसल जैसे लोग भड़काऊ भाषण देंगे। नहीं, विनोद बंसल जैसे मतलब क्या है? विनोद बंसल जैसे मतलब ये इनके बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ? विनोद बंसल ने ऐसा क्या कर दिया? आप
आप मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आप तो ध्यान दें। सर मेरा ध्यान है सर, और आपकी बातों पे भी ध्यान है। मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी स्थल को आप जानना चाहते हैं तो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एएसआई की खुदाई से परहेज क्यों? क्यों खोदेगी एएसआई सर? विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, विनोद बंसल बोलिए प्लीज। मौलाना साहब क्लियर हो गई आपकी बात सर, हो गई। मौलाना साहब की आवाज को मैं ठीक से सुन नहीं पाया था, लाइन में डिस्टर्बेंस बहुत था, लेकिन मैं बोलो आप ये समझ रहा हूँ कि ये डिबेट में नहीं करना चाहते, ये सिर्फ विनोद बंसल को गाली देना चाहते हैं सर। एक एक करके मौलाना साहब आऊंगा, मौलाना साहब अभी है मेरे पास समय, आऊंगा आपके पास। बंसल जी, घनश्याम जी बोलिए। देखो आपने कितनी बार पूछा, लेकिन मौलाना साहब ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया जो आपने पूछा था स्पेसिफिकली, क्योंकि ये डिबेट में आई नहीं उस काम के लिए। अगर इनको ज्ञान होता ज्ञान बापी का, तो फिर दूसरों को ज्ञान नहीं बांटते ये। आखिर अगर बात ज्ञान बापी की हो रही है तो कम से कम कुछ ज्ञान सच्चाई की तरफ भी जाने दो ना यार। और जो आप कहते हो कि मैं सच्चाई का ठेकेदार हूँ, विनोद बंसल झूठ का ठेकेदार है, तो कोई बात नहीं, आप जो कम से कम वहाँ कोर्ट में जाकर बता देते, कोर्ट को तो बताते यार। यहाँ टीवी की डिबेट में जाकर के और आकर के विनोद बंसल को गाली देने से आपका कोई हल नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़िए सर। सर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है विनोद बंसल में भी और मौलाना राठौर में भी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर। मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है ये। मैं ज्ञान वापी पे आपसे बात करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, बात ज्ञान की जब होती है तो भागते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने जो बातें कही, कभी ये उसको औरंगजेब को पढ़ लो, ज्ञान वापी का इतिहास पढ़ लो, उसकी तारीखें पढ़ लो। अरे पढ़ने लिखने का काम पढ़ने लिखने वालों का है, आपका नहीं है मौलाना साहब। आप खुद भी कुछ पढ़ा करो। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप बोल कैसे पाओगे? आज मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, क्योंकि डिबेट में आने से पहले आपने पढ़ा ही नहीं। आखिरकार ज्ञान वापी का ज्ञान है क्या? आखिरकार उसको जो है औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांता ने क्यों बनाया था? आखिरकार उसने एक बड़े परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को क्यों नीचे जमीन पे करने की चेष्टा करी? देखिए ये इतिहास है, ये जो धरती है गोल है, और जिस जगह से आप चलते हो ना वापस वहां पर आना पड़ेगा आपको। आप चाहे भले ही जो आप भटक गए हैं, मुझे लगता है कि आपको रास्ते पर आना होगा, लेकिन विनोद बंसल को गाली देने से अकेले कुछ नहीं काम चलने वाला। उससे आपकी बुद्धि ही भ्रम होगी। मैं कहता हूँ जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करिए। आखिरकार आप जो है माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि भाई वहां पर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करे, और उसमें मजे की बात है घनश्याम जी को उसमें 2 मुसलमानों को भी रखा गया है। कमाल की बात है, एक सेकुलर कोर्ट जो है, और ये इतना बारीकी से इन तथ्यों का अध्ययन कर रही है, उसके बावजूद भी इनको सब्र नहीं होता। हाँ, और यहाँ तक ये जो आपके विद्वान वकील ने कहा कि आखिरकार उसमें मस्जिद की एक्टिविटीज को भी प्रोहिबिट करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई वो गतिविधियां सारी जारी रहेंगी, लेकिन वो भी संतोष नहीं है इनको संतोष इस बात में भी नहीं है कि तथ्यों की अन्वेषण के करते समय जो एजेंसी जो इस काम को कर रही है, एएसआई और नोडल ऑफिसर, वो इस मामले को मीडिया में नहीं लाएंगे, तो डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी पक्षकार उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय माननीय कोर्ट ने दिए हैं, ठीक है, तो उनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट की पेचीदगियों को, ठीक है सर, कोर्ट की पेचीदगियों को जरा समझते हैं। शशांक वाजपेयी लगातार मेरे साथ बने। शशांक, डॉक्टर एएस ऑल्टेकर ने हिस्ट्री ऑफ बनारस किताब में लिखा कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है हेन स्वांग, उसने विश्वनाथ मंदिर में एक लिंग का जिक्र किया। ये लिंग 100 फीट ऊंचा था और उस पर गंगा की अविरल धारा गिरती थी। इस तरह के वृत्तांत बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना भर है, क्या इस तरह के वृत्तांत कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट इन्हें कंसिडर करता है? शशांक, देखिए कोर्ट में दोनों पक्षों को अपनी समस्त बातें कहने का अधिकार होता है। न्यायमूर्ति दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुनते हैं, जिसको उन्होंने 12 पैर तक इस मुकदमे में भी सुना। इस एप्लीकेशन में पर्टिकुलर मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर तथ्यों के ऊपर निर्णय लेना है। उसके बाद उन तथ्यों को ये इतिहास के रूप में वो लोग दर्ज करते हैं कि भाई इतिहास में क्या लिखा है। उसके लिए जो ऑथराइज्ड एजेंसी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब मैं आपको इस बात को देखिए अदरवाइज में लीजिए, पर इस समय ये समय चल रहा है, लोग पुरानी मस्जिदें बना लेते हैं, सड़क के ऊपर बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, और उसमें 100 साल पुराना बोर्ड लगा लेते हैं, साहब ये तो 100 साल पुराना था, ठीक है, अब आप इसको नहीं तोड़ सकते। अब उसको भाई कैसे हम जज करेंगे? लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसका निर्णय लेने के लिए केवल एक ही ऑथराइज्ड एजेंसी है, एएसआई, जो बताएगी कि इसमें क्या ये सिर्फ मस्जिदों के साथ होता है? शशांक जी,
क्या मैं सुन नहीं पाया क्या ये क्या सिर्फ मस्जिदों के साथ होता है जो आपने बताया 100 साल का बोर्ड लगा लेते हैं, घेर लेते हैं? मस्जिद तो साथ नहीं बताया, मैं मस्जिद तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने अच्छा, आप कह रहे हैं धार्मिक स्थलों के नाम पे? धार्मिक स्थलों के नाम पे कुछ लोग जमीन कब्जा करते हैं। ठीक है, ओके मंदिरों के साथ नहीं जी। ये जो राजनीति तत्व कर सकते हैं, परंतु जैसे मैं एक चाइना होने के नाते पर वो धारा नहीं है, ये ऑर्डर बहुत अच्छा पास किया गया है। ऑर्डर से किसी पक्ष को कोई दुखाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद केवल तथ्य सामने आ जाने चाहिए। अगर तथ्य सही है तो जो तथ्य ठीक है, आधार पर निर्णय ठीक है। हरिहर पांडे भी मेरे साथ है। पांडे जी, 31 साल में मुकदमे की सुनवाई, 260 डेट्स के बाद अब इस मसले को आप आगे कहां जाते हुए देखते हैं सर? उपाध्याय जी, हम तो मात्र इतना ही चाहते हैं SIT जांच हो जाए और जांच के बाद जो न्यायालय फैसला करेगा हम उस फैसले को शिरोधार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारा केवल एक मिशन है। हमारे कहने का मतलब इन लोगों को SIT जांच कराने में, पुरातत्व विभाग द्वारा जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है? दोहरा रहे हैं सर, ये बातें तो आप कह चुके सर, कुछ और बताइए। ये बातें तो कह चुके आप, और नया कुछ बताइए। हम शास्त्र का उदाहरण पेश किए हैं जी। हम कानून का सहारा लिए हैं। हम जनहित के भावनाओं को देखते हुए हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय से हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब, क्या कानून के बहाने पूजा स्थलों का सच जानने का जो अधिकार है उसे रोकना असंवैधानिक नहीं लगता आपको? पूछ रहा हूँ सिर्फ। देखिए सर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मसला ये है कि ये जितने साहिबान बात कर रहे हैं ना, एक ही जुमला याद है उनको, पेट में दर्द वाला। आप मेरे लिए क्यों तय करेंगे कि मैं सब्जी खाऊंगा कि रोटी? आप होते कौन है? क्यों? मैं खुद जानता हूँ मुझको कौन सी खुराक जो है सक्सेस रहेगी, मुझे कौन सा खाना जो है सही रहेगा जो मुझे ठीक रखेगा। तो मैं अपनी बॉडी के मामला को खुद जानूंगा ना कि मैं आपके ऊपर डालूंगा, आप जो चाहेंगे मेरे मुंह में डाल दें। हाँ, तो वही बात है कि ये जो मैंने एक ही जुमला का एक तो सर जब सब कुछ ही आपको तय करना है तो फिर कोर्ट भी जाने की जरूरत क्या है? आप तय करिए, खुश रहिए। कोर्ट में जो लोग जा रहे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ रही है, और जो लोग ये चाह रहे हैं कि ये कम से कम अपने मजहब पर। ठीक है सर, ठीक है। तो एक नया मसला मंदिर मस्जिद के नाम पे जो उलझता हुआ नजर आ रहा है, अभी आगे हियरिंग्स होंगी, फिर क्या निकलेगा वो भी देखा जाएगा। विनोद जी, मेरे पास समय नहीं है तो आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो एक नई बहस है जिसने जन्म ले लिया है, लेकिन अब कानूनी पेचीदगियां, कानूनी प्रक्रिया क्या रहेंगी, इस मसले को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ASI की खुदाई में क्या कुछ निकलता है और ASI खुदाई कर भी पाती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।